नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एक्सीलेंस पर। और मैं हूं आपका साथी शुभम जांगड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने मिडिवल इंडिया की सीरीज़ कंटिन्यू शुरू रखी हुई है और इस सीरीज़ के तहत हम आपको बहुत सी क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। और आज की हमारी वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है, मुग़ल वंश का टॉपिक रहने वाला है। और मुग़ल वंश में कौन से राजा का टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों? हम जहांगीर का। इससे पहले दोस्तों हम बाबर के बारे में कंप्लीट टॉपिक पढ़ चुके, हुमायूं के बारे में कंप्लीट टॉपिक पढ़ चुके, अकबर को कंप्लीट पढ़ चुके। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो अकबर की वीडियो थी। आज की वीडियो हमारी जहांगीर रहने वाली है। इस वीडियो में हम जहांगीर से संबंधित सभी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटे या कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो अटैम्प्ट ना हो पाए। इसलिए हम अपनी वीडियो में सभी के सभी वो क्वेश्चन डालते हैं जो किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हो या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो हमें इम्पोर्टेंट दिखता है वो हम अपनी PDF फाइल में डाल देते हैं दोस्तों, और वो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम मुग़ल वंश की स्टार्टिंग की बात करें तो 1526 में मुग़ल वंश शुरू हुआ था, जिसके संस्थापक माने जाते हैं बाबर। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर ये युद्ध जीत जाता है। और जैसे ही बाबर ये युद्ध जीतता है वो मुग़ल वंश की स्थापना कर देता है। इसलिए मुग़ल वंश जो है वो 1526 में स्थापित हुआ था। मुग़ल वंश में जो प्रमुख राजा रहे थे आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और उसके बाद अंतिम औरंगजेब रहने वाले हैं दोस्तों। और इनके शासनकाल कुछ ऐसे हैं जो कि बाबर 1526 से 30 तक रहे थे, हुमायूं 1530 से 40 तक रहे थे, अकबर जो है 1540 से 55 तक रहे थे, और जहांगीर हमारे 1556 से लेकर 1605 तक रहे थे। दोस्तों, जो इसके बीच का समय है 1540 से 55 का समय, उस वक्त अकबर छोटा हुआ करता था, और इसलिए जो मुग़ल वंश है वो 1540 से लेकर 55 तक कौन से वंश के हाथों चला गया था? सूर वंश के हाथों में चला गया था। उस वक्त जो हमारे हुमायूं राजा होते हैं, हुमायूं राजा गद्दी छोड़कर भाग जाते हैं युद्ध में। जो शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ था इनका 1540 में, जिसका नाम होता था बिलग्राम का कन्नौज का युद्ध, जिसमें जान बचाकर भाग निकलते हैं हुमायूं। और 1540 से लेकर 1555 तक राज कौन करता है? सूरवंश राज करता है, जिसमें हमारे दो राजा आते थे, शेरशाह सूरी और सिकंदर शाह सूरी। उस सूरवंश से संबंधित हमने एक स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं लगाई तो आप वो वीडियो पहले लगा सकते हैं और उसके बाद हमारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 तक रहा था, और शाहजहाँ का 1605 से लेकर 1627 तक, औरंगजेब का 1627 से 1658 तक रहा था। दोस्तों, हमने आपको मुग़ल वंश के सभी राजाओं को याद करने की एक ट्रिक बताई थी, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। बादशाह नामक एक ट्रिक होती थी। बादशाह एक ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से आप मुग़ल वंश के सभी राजा ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहले नंबर पर ये क्रमानुसार ट्रिक रहेगी। पहले नंबर पर बाबर, फिर हुमायूं आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहाँ आए, फिर आपके औरंगजेब, जो कि मुग़ल वंश के अंतिम राजा कहलाए थे। ये क्रमानुसार राजा याद करने की ट्रिक है दोस्तों। आप इस ट्रिक के माध्यम से क्रमानुसार मुग़ल वंश के सभी राजाओं को याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। हमारे राजा जहांगीर रहेंगे दोस्तों इस वीडियो में, और जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से 1627 ईस्वी तक रहने वाला है, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे राजा बनते हैं जहांगीर। दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 1569 में, और इनका जब जन्म हुआ तब अकबर ने इनका नाम क्या रखा था? इनके पिता अकबर ने इनका नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। और सलीम दोस्तों किसके नाम पे रखा गया था? अकबर के गुरु हुआ करते थे शेख सलीम चिश्ती, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की दुआओं से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। इसलिए जहांगीर का नाम अकबर ने सलीम रख दिया था, जिसे प्यार से शेखू बाबा भी कहकर पुकार दिया करते थे। दोस्तों, जहांगीर का बेटा होता था खुसरो खां। इसने अपने पिता के खिलाफ एक विद्रोह किया था, और उसके बेटे खुसरो खां का इस विद्रोह में किसने साथ दिया था?
खुसरो खां का साथ किसने दिया था, सिखों के 5वें गुरु होते थे अर्जुन देव। और इन दोनों ने मिलकर जहांगीर के खिलाफ एक विद्रोह किया था, लेकिन जहांगीर ये बर्दाश्त न कर पाया, इसलिए उसने अपने बेटे को भी मरवा दिया और अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु होते थे उनको भी मरवा दिया था। तो दोस्तों खुसरो खां का तो ये पिता होता था जहांगीर, लेकिन खुसरो खां का साथ किसने दिया था विद्रोह में, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव जी को किसने मरवा दिया था, जहांगीर ने। तो जहांगीर ने अबुल फजल को वीर बुंदेला के हाथों मरवा दिया था, जो वीर सिंह बुंदेला पूरा नाम कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का शासनकाल कहा जाता था, या चित्रकला का स्वर्णकाल भी कह देते थे दोस्तों, क्योंकि जहांगीर जो है वो बहुत अच्छी चित्रकारी किया करते थे। और मुग़लों के सभी राजाओं में से सबसे काबिल राजा माने जाते हैं चित्रकारी में जहांगीर, और सबसे अच्छी चित्रकारी इन्हें ही आती थी। पूरे मुग़ल शासन में, मुग़ल वंश में सबसे अच्छी चित्रकारी जहांगीर ही जाना करते थे। उस्ताद मंजूर जो हैं वो जहांगीर के दरबार में रहा करते थे, और उस्ताद मंजूर जो है जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। जहांगीर दोस्तों मुग़लों का एकमात्र ऐसा राजा हुआ करता था जिसको चित्रकारी की अच्छी जानकारी हुआ करती थी, चित्रकारी की बहुत अच्छी नॉलेज रखा करते थे जहांगीर राजा। इतनी नॉलेज तो मुग़ल वंश में किसी भी राजा को नहीं थी जितनी जहांगीर को थी। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए थे, और जिसने जहांगीर से फ़ारसी भाषा में बात की थी। दोस्तों मुग़लों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी वो फ़ारसी होती थी, और अगर मुग़लों के साथ कोई फ़ारसी भाषा में बात कर देता था तो वो उससे प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि वो उनकी भाषा हुआ करती थी। इसलिए एक अंग्रेज़ आता था, जिस अंग्रेज़ का नाम होता था कैप्टन विलियम हॉकिंस, और वो अंग्रेज़ जहांगीर के दरबार में आकर जहांगीर से उन्हीं की भाषा यानी फ़ारसी भाषा में बात करता है, जिससे जहांगीर खुश हो जाता है, और उसको खुश होकर 400 मनसब दान में दे देता है। परंतु कैप्टन विलियम हॉकिंस व्यापार की अनुमति लेने में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो एक मकसद से आया था उसके दरबार में कि अगर मैं जहांगीर राजा को खुश कर दूंगा तो मैं व्यापार की अनुमति लेने में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहांगीर जो है उसको व्यापार की अनुमति नहीं देता, बल्कि उससे खुश होकर उसे 400 मनसब दान में दे देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देता। 1615 में सर टॉमस रो भारत आए थे, ये भी एक अंग्रेज होते थे, और वो जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेने में कामयाब हो जाते हैं। जहांगीर ने दोस्तों एक न्याय की जंजीर, एक न्याय का घंटा बनवाया था, तथा ये घंटा सोने का बना होता था। दोस्तों ये जो घंटा बनवाया था ये पूरे राज्य के बीचों बीच बना था। जिस भी किसी जनता को कोई परेशानी होती थी तो वो इस घंटे को बजा दिया करता था, जिससे कि पता लग जाता था राजाओं को कि कोई ना कोई मुसीबत में है, और वो उसकी हेल्प कर दिया करता था। कहा जाता है दोस्तों एक बार इस घंटे को किसी गाय ने बजा दिया था, और उसने फिर उस गाय को घास दिया और उसको खाने के लिए चारा दिया था। जहांगीर के समय में एक मीना बाज़ार लगा करता था। दोस्तों इस मीना बाज़ार से जहांगीर की ज़िंदगी बदल जाती है। होता क्या है दोस्तों, जहांगीर के समय में एक मीना बाज़ार लगता था, जिसे एक बड़ा बाज़ार बोल देते थे। एक बाज़ार लग गया करता था, जैसे दिल्ली के बाज़ार लगते हैं, ऐसे इसमें एक मीना का बाज़ार लगा करता था। ईद के दिन जहांगीर को मीना बाज़ार में एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है मेरुनिसा, और उस मेरुनिसा को देखकर उसका जो मन है वो उसके साथ शादी करने के लिए खोल उठता है, और वो सोचता है कि भाई उसको शादी करनी है तो मेरुनिसा से ही करनी है। इसलिए जहांगीर जो है मेरुनिसा से शादी करने के लिए अलग अलग कोशिशें करता है, जबकि मेरुनिसा की पहले शादी हो चुकी होती है। मेरुनिसा का जो पति होता है वो अली कुली होता है, और अली कुली की पत्नी होती है मेरुनिसा। वो क्या करता है दोस्तों, अली कुली को अपने दरबार में बुलाता है और उससे उसकी पत्नी से शादी करने की बात बोलता है, और वो अली कुली को अफ़गान की उपाधि देकर उसको अफ़गानिस्तान भेज देता है, और उसको भेजने के बाद उसकी पत्नी से खुद शादी कर लेता है।
मेरुनिसा की एक बेटी होती है जो कि अली कुली के साथ होती है। जब मेरुनिसा अली कुली के साथ होती है तब उसके साथ एक बेटी होती है। उस बेटी को वो साथ में लेकर आती है जब जहांगीर के पास जाती है। तो मतलब मेरुनिसा और उसकी बेटी जिसका नाम होता है लाडली बेगम, वो दोनों की दोनों जहांगीर के पास चली जाती हैं। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलाए थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। ये टाइपिंग एरर है दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। की जगह यहाँ लिखी आएगा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी और फ़ारसी भाषा में हुआ करती थी दोस्तों ये, क्योंकि जो मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी वो फ़ारसी भाषा होती थी। मेरुनिसा का नाम बदलकर नूरजहाँ कर दिया गया था। इसलिए दोस्तों जो मेरुनिसा है दोस्तों वही है जिस लड़की की मुलाकात इसकी बाज़ार में हुई थी, मीना बाज़ार में। इसका नाम बदलकर जहांगीर ने नूरजहाँ कर दिया था। 1611 ईस्वी में इसने मेरुनिसा से शादी की थी दोस्तों। और नूरजहाँ के अगर पिता का नाम पूछ ले तो मिर्ज़ा गियास होगा दोस्तों। और नूरजहाँ की माँ का नाम होता था असमत बेगम। नूरजहाँ के भाई का नाम होता था आसफ़ खां। और नूरजहाँ के पहले पति का नाम अली कुली, जिसको जहांगीर अफ़गानिस्तान भेज देता है उपाधि देकर। और नूरजहाँ की जो एक लड़की होती है, जिस लड़की को वो लेकर आती है अपने साथ, उसका नाम होता है लाडली बेगम। जहांगीर से शादी के बाद सारा कार्यभार जहांगीर का जो है वो कौन संभालती है? नूरजहाँ संभालती है। और जैसे ही सारा कार्यभार नूरजहाँ संभालने लगती है तो नूरजहाँ ने अपने पिता को उत-दौला की उपाधि दे दी थी। दोस्तों एक सेंट पिटूरा नामक पत्थर है दोस्तों, जिसका प्रयोग सबसे पहले इमात उत-दौला के मकबरे को बनाने के लिए किया था। और दोस्तों ये सेंट पिटूरा नामक पत्थर वही है जिसको ताजमहल बनाने के लिए भी उपयोग किया गया है। और दोस्तों इस मकबरे को नूरजहाँ ने ही बनवाया था। सेंट पिटूरा नामक निकासी किया हुआ पत्थर होता है दोस्तों। और ये सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग ताजमहल बनाने में किया गया था दोस्तों, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके। दोस्तों नूरजहाँ की जो माता है जिसका नाम है असमत बेगम, इसने सबसे ज़्यादा भारत इतिहास में इत्र बनाए थे। और इस अपनी माँ से इसने ये कला सीख ली थी। और अगर मुग़लों की रानी पूछ ले कि जिसको इत्र बनाना आता था तो वो नूरजहाँ होगी। नूरजहाँ ने अपनी माँ से ये कला सीख ली थी। और मुग़लों की ये ऐसी रानी हुआ करती थी जिसको इत्र बनाना आता था। और अगर आपसे ये पूछ ले कि मुग़लों की ऐसी कौन सी रानी थी जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी, तो नूरजहाँ ही वो रानी होती थी दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी। तो दोस्तों नूरजहाँ मुग़लों की एक ऐसी रानी होती थी जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होती थी और जिसे इत्र, जिसे हम सेंट बोल देते हैं, परफ्यूम बोल देते हैं अब वर्तमान में, वो बनाना जानती थी। दोस्तों जो इसका भाई होता था आसफ़ खां की एक बेटी होती थी मुमताज़ महल। वो मुमताज़ महल की शादी शाहजहाँ से कर देती है, जो कि इनका बेटा होता है जहांगीर का और नूरजहाँ का, दोनों का बेटा होता है। क्योंकि दोस्तों जो इसके भाई का बेटा होगा उसका रिश्ता इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो इन दोनों का बेटा हुआ करता था, जहांगीर का और नूरजहाँ का। और उसकी अगर सगी बेटी होती तो सगी बेटी का नाम होता था लाडली बेगम। शाहजहाँ का बेटा होता था दोस्तों शाहजहाँ किसका बेटा होता था? जहांगीर का बेटा होता था, जिसका बचपन का नाम होता था खुर्रम। लाडली बेगम की शादी वो जहांगीर के बेटे शहरयार से करवा देती है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका, जहांगीर का बेटा जो शहरयार होता है और जो लाडली बेगम होती है, आपका मानना यह है कि ये दोनों भाई बहन कहलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो लाडली बेगम लड़की होती है वो किस किस की बेटी होती है? नूरजहाँ की और अली कुली की, इन दोनों की बेटी होती है। जो कि अली कुली के जाने के बाद नूरजहाँ इसे अपने साथ लेकर आ जाती है जहांगीर के दरबार में, जब जहांगीर से शादी करती है। आगे चलकर जब नूरजहाँ का और जहांगीर का एक बेटा होता है शहरयार, इन दोनों का जो बेटा होता है वो बेटा इसका भाई नहीं लगेगा, बल्कि इससे वो शादी कर लेता है और ख़ुद नूरजहाँ ही लाडली बेगम की शादी शहरयार से करा देती है।
दोस्तों नूरजहाँ और अली कुली की जो बेटी होती है वो लाडली बेगम होती है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका। प्रोफेसर सलीम के अनुसार जहांगीर की 380 पत्नी हुआ करती थी। पहले राजा महाराजाओं की दोस्तों बहुत ज़्यादा पत्नियां हुआ करती थी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को भी मरवा दिया था, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका, क्योंकि जहांगीर के खिलाफ उसके बेटे ने और अर्जुन के मतलब अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु होते थे, उन दोनों ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। 1627 ईस्वी में जहांगीर दोस्तों बीमार हो जाता है तथा इलाज के लिए लाहौर ले जाया जाता है इनको। रास्ते में ही एक शाहदरा नामक जगह पड़ती है, उस शाहदरा नामक जगह पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अगर दोस्तों आपसे जहांगीर का मकबरा पूछ ले तो जहांगीर का मकबरा शाहदरा नामक जगह पर होगा दोस्तों, और जो आपका शाहदरा में इसका मकबरा बना है वो जहांगीर का होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, शाहदरा क्लिक करोगे उस समय। दोस्तों जहांगीर के बाद अगला राजा बनता है शाहजहां। शाहजहां और औरंगजेब ये दो आपके राजा रहते हैं दोस्तों मुगल वंश के, और ये दोनों के दोनों पढ़ने के बाद आपका मुगल वंश भी कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, और हम मुगल वंश के अंदर जितने भी राजा आते हैं उन सभी को डिटेल से पढ़ चुके होंगे। चलिए दोस्तों ये तो था कंप्लीट टॉपिक आपका शाहजहां से संबंधित, जहांगीर से संबंधित। जहांगीर के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे शाहजहां का, और उस शाहजहां का भी कंप्लीट टॉपिक डिटेल से पढ़ लेंगे, ताकि आपके कोई भी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन घुमा के या कैसे भी पूछ लिए जाए तो आपका वो क्वेश्चन ना छूटे। हमारी वीडियो आपके बहुत काम आए। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है, जो कि लर्निंग एक्सीलेंस के नाम से ही है। यदि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे ओके करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।